हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता, जहां आप सुन रहे हैं नीलोत्पल मृणाल द्वारा लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स। अब तक इसके 22 अध्यायों से हम रूबरू हो चुके हैं। चलते हैं अगले अध्याय डार्क हॉर्स चैप्टर 23। विमलेंदु के घर स्वर्ग उतर आया था। पिता भोलानाथ यादव अपनी टूटी कुर्सी पर इंद्र के समान बैठे थे। बेटा जगत जीत कर जो लौटा था, दिन रात बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रिजल्ट नहीं, श्री राम लंका से सीता लेकर अयोध्या लौटे हों। 5 दिन घर रहने के बाद विमलेंदु वापस दिल्ली लौट आया था। कुछ महीने दिल्ली रह वह ट्रेनिंग के लिए मसूरी चला गया। रोज की तरह आज भी भोलानाथ यादव खटिया बिछाए द्वार पर बैठे थे कि तभी सायरन की आवाज सुनाई दी। साए 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 करती वो आवाज भोलानाथ यादव के घर के और करीब आने लगी। ठीक उन्हीं के दरवाजे पर आकर 6 गाड़ियों का काफिला रुका। झट से एक पुलिस का जवान उतर कर आया और गाड़ी का दरवाजा खोला। इस सूबे के सबसे प्रभावी कैबिनेट मंत्री तेज नारायण यादव जी थे सामने। भोलानाथ यादव तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहां जाएं, ऊपर उठे कि नीचे उतरे। वे मारे खुशी के बीच में लटके रहे क्षण भर। खटिया पर से तो छड़पड़ा कर उठे ही थे, मंत्री जी ने हाथ पकड़ वहीं बैठा दिया और खुद भी खटिया पर बैठ गए। नमस्कार भोलानाथ जी, कैसा स्वास्थ्य है आपका? मंत्री जी ने हाथ पकड़े बोला। एकदम बढ़िया है हुजूर, बस दुआ है आप सबके आशीर्वाद से बेटा कलेक्टर बन गया, और क्या चाहिए हम किसान आदमी को। भोलानाथ ने कांपते स्वर में बोला। अरे आशीर्वाद तो दीजिए आप हमारी लड़की को, समधी बनाने आए हैं हम आपको, कहकर गले पर हाथ रख दिया मंत्री जी ने। भोलानाथ यादव को तो अपने कान पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। भला भगवान एक साथ इतनी भी खुशियां कहीं देता है किसी को? सोचने लगे कि कितना पुण्य कमा कर आए थे हम पिछले जन्म में। हुजूर, ये तो आपका बड़प्पन है, बस सोचना क्या है, आपका आदेश है तो सब ठीक है। भोलानाथ यादव ने वही कहा जो दिल ने कहा। दिमाग तो काम ही नहीं कर पाया था तभी। 4 करोड़ रुपया और बनारस में पेट्रोल पंप और लखनऊ में एक मकान सोचे हैं। कुछ और मन हो तो जरूर बताइएगा भोलानाथ जी। आप समय दे दीजिए एक बार, तो आप सब हमारी बिटिया को भी देख लेते मौका निकाल के। इस बार मंत्री जी के अंदर का पिता बोला। का सरकार, 4 करोड़ देने वाले की बेटी नहीं देखी जाती? अरे वो हमारी भी बेटी है, बस एक बार विमल से पूछ लेते, मतलब कि हम उसको बता देते, फिर आ जाते रस्म करने। भोलानाथ अब समधी बनने के करीब पहुंचकर बोले। ठीक है, जरूर जरूर, हमें जरा जल्द खबर दिलाइएगा, मंत्री जी ने उठते हुए कहा। अरे तनी चाय शरबत तो करते जाते आप। अरे कोनो वोट मांगने थोड़े ना आए हैं, बेटा मांगने आए हैं। चाय शरबत तो अब जिंदगी भर चलेगा आपके यहाँ भोलानाथ जी, कहकर मंत्री जी कार में बैठ गए और काफिला धूल उड़ाता चला गया। इधर विमलेंदु ने तो अपना निर्णय ले रखा था, वह बस बाबूजी को खबर ही सुनाने वाला था। उसने ट्रेनिंग एकेडमी में ही अपने साथ ट्रेनिंग कर रही उड़ीसा की ऋतुपर्णा महापात्रा के साथ विवाह करना तय कर लिया था। दोनों के बीच प्रेम सावन में धूप की तरह बड़ी तेजी से उगाया था। विमलेंदु ने बाबूजी के फोन के पहले ही फोन करके अपना निर्णय सुना दिया था और शादी की तिथि भी तय कर ली थी। भोलानाथ यादव को लगा जैसे किसी ने उड़ा कर पर काट लिया हो। मन महसूस कर रह गया। मंत्री जी को खबर भिजवा दी कि बेटे ने नाता तोड़ लिया है हमसे, अब अपनी मर्जी का मालिक हो गया है। 2 महीने बाद शादी थी। विमलेंदु घर आया। पिताजी माजी समेत घर भर की खरीदारी की और सबके लिए भुवनेश्वर का टिकट भी बुक कराया। सारे टिकट एसी फर्स्ट क्लास के थे। ऋतुपर्णा महापात्रा उड़ीसा के मुख्य सचिव रहे गजपति महापात्रा की बेटी थी।
उसके खानदान में 3 पीढ़ियों से आईएएस ही थे सब। विमलेंदु ने प्यार में सधा हुआ इकरार किया था। बहुत बड़े परिवार का दामाद बनने जा रहा था, पर भोलानाथ यादव की दुनिया अलग थी। उनको उस दुनिया में ही सिमट कर रह जाना था। अपने बेटे की शादी में भी एक मामूली बाराती की तरह ट्रेन में सवार हो अपने कुछ गिने चुने संबंधियों के साथ भुवनेश्वर पहुंचे। ना अभी तक लड़की देखी थी, न समधी का मुंह और ना उसका घर। सीधे शादी के लिए आना पड़ा था उनको। सबको भुवनेश्वर के एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया। होटल में ही व्यवस्था का जायजा लेने आए गजपति महापात्रा की पहली बार अपने समधी भोलानाथ यादव से मुलाकात हुई। हंसते हुए हालचाल पूछा और शाम के समय में ही शादी के मंडप पर पहुंचने की हिदायत देते हुए चले गए। शाम को वरमाला के समय फोटो खिंचवाते हुए भोलानाथ यादव की अपने समधी से दूसरी बार मुलाकात हुई, और वो भी फोटोग्राफर साहब की कृपा से, क्योंकि उसको दोनों समधी का एक ग्रुप फोटो चाहिए था। बाकी संबंधी बस भोलानाथ यादव के पीछे चुपचाप घूमते रहे। बहुत हिम्मत जुटाकर खाना खाया और वापस होटल में आकर सो गए। दूसरे दिन भोलानाथ यादव की ही विदाई होनी थी। वे ऐसी बारात के मुखिया थे जो बिना अपने बेटे और बहू के वापस घर लौट रही थी। बारात वापस जाने के बाद विमलेंदु को लेकर उसके ससुराल वाले अपने घर पहुंचे। ऋतुपर्णा भी ट्रेनिंग के बाद पहली बार ही घर आई थी। शादी तो होटल से हुई थी, सो सब सीधे होटल ही पहुंचे थे। घर पहुंचते ही दरवाजे पर चेरी खड़ा मिल गया। ऋतुपर्णा ने उसे गोद में लेकर गले लगा लिया और विमलेंदु की तरफ बढ़ाकर उसका माथा चुमवाया। चेरी ऋतुपर्णा का सबसे प्यारा कुत्ता था। विमलेंदु जैसे तैसे अंदर गया और सबसे पहले उसने साबुन से पूरा मुंह और सिर धोया। इसके बाद वह खाने पर पहुंचा। सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। विमलेंदु को एक नए दामाद वाला एहसास जरा भी नहीं हुआ। एक आईएएस होना जो वो पिछले कई महीने से जीता आ रहा था, यहाँ आकर खत्म हो गया। अभी कुछ महीने पहले आईएएस बनने के बाद जब आसपास का पूरा गांव उसे देखने आया था, उसने वहां जो देवत्व पाया था वो यहाँ इतने सारे देवताओं के बीच में गुम हो गया था। यहाँ तो नया दामाद के नाम पर 2 आदमी मिलने भी नहीं आए उससे। अपने दुनिया का हीरो यहाँ एक साधारण स्तर पर आ गया था। वह मनी मन बेचैन था। रात को विमलेंदु बिस्तर पर था, तभी ऋतुपर्णा गोद में चेरी को लेकर आई। डार्लिंग, आज मेरी जिंदगी की इतनी खास रात है, तो मैं चाहती हूँ कि इस स्पेशल रात को चेरी हमारे साथ ही सोए। मैंने इसे बहुत मिस किया है। कई महीने मेरा बच्चू, मेरा चेरी। ऋतुपर्णा का ममत्व तो अभी देखने लायक था, और विमलेंदु का थुथना भी। दृश्य कुछ ऐसा था कि अब चेरी उन दोनों के बीच नहीं, उन दोनों के ऊपर चारों टांगे फैलाकर लेटा हुआ था। विमलेंदु कुछ नहीं बोला। वह तो बस यही सोच रहा था कि जिंदगी भर जिस कुत्ते की चूतड़ पर धेड़ा मार मार कर उसे दुआर से भगाते हुए बड़ा हुआ, सोचा भी नहीं था कि अपनी शादी की पहली रात उसी के साथ सोएगा। आज अपने इंसान तक होने का दुख हो रहा था। ऋतुपर्णा रात भर चेरी के पेट में उंगली से गुदगुदी कर उसके बचपन से लेके अभी तक के नटखटपना के किस्से सुनाती रही, और सवेरा हो गया। सुबह विमलेंदु को गुरु की एक बात कही याद आ गई कि जरूरी नहीं कि जो सेलेक्ट हो वही करेक्ट हो। सही कहा था गुरु ने, विमलेंदु ने सोचा। बड़ा बेचैन था विमलेंदु। उसे अपना घर और बाबूजी भी याद आ गए अचानक। इधर भोलानाथ यादव अपने परम मित्र विरंची पांडे के साथ चाय पीते बतिया रहे थे। क्या करिएगा विरंची जी, बहुत ऊंचा चला गया बेटा हमरा, हमसे छुआता ही नहीं है। अब भी उसके साथ साथ तनी ऊंचा हो गए हैं। सो ऊंचाई का दुख का लौकेगा अब नीचे वाले को। सब कहता है कि भोलानाथ को अब का दुख। भोलानाथ यादव शून्य में देखते हुए बोले जा रहे थे। अरे आप भी फालतू टेंशन ही आए हैं। इतना बड़ा घर में शादी किया, बहू भी आईएएस मिली, और क्या चाहिए।
हाँ विरंची जी, पर एक बात बोले, बड़ा घर में किया तो किया, पर नेताजी के यहाँ करता ना तो नेता जनता से भी निभा देता है। तो हम तो फिर भी कलेक्टर के बाप थे। बोल के भोलानाथ यादव खैनी रटाने लगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय पे। तब तक के लिए नमस्कार।